हम सभी ने कभी ना कभी झूठ का सहारा लिया होगा, मगर क्या किसी झूठ से किसी की जान जा सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी को जानेंगे जहां एक झूठ ने दो परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। मैं बात कर रही हूं 2018 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द लाई के बारे में, जो 2015 की जर्मन फिल्म वी मॉन्स्टर्स की रीमेक है। इसे IMDb पर मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टमेटोज पे ये सिर्फ 45% फ्रेश है। भले ही इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले हो, मगर ये कहानी आपको कुछ चीजें सोचने पर मजबूर जरूर करेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत कायला से होती है, जिसके माता पिता रेबेका और जय एक दूसरे से अलग हो गए थे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग लोगों के साथ रह रहे थे। एक दिन कायला की माँ उसे जय के पास छोड़ आती है ताकि जय उसे उसके बैलेट रिट्रीट पर लेके जा सके। वहीं रास्ते में उन्हें ब्रिटनी दिख गई, जो कायला की दोस्त थी। वो भी वहीं से जा रही थी, तो जय उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। अब ब्रिटनी खूबसूरत होने के साथ साथ अजीब भी थी। वो जय के साथ काइंड ऑफ फ्लर्ट कर रही थी, जिससे कायला भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। कुछ ही देर में ब्रिटनी जय को गाड़ी रोकने के लिए कहती है ताकि वो जंगल में फ्रेश हो सके। कायला भी उसी के साथ उतर जाती है। थोड़ी ही देर में जय को कायला के लिए चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने लगता है। अचानक उसे कायला की चीख सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक ब्रिज के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक घबराई हुई कायला उसे रोते हुए ये बताती है कि उसने खेल खेल में ब्रिटनी को ब्रिज से धक्का मार दिया और वो नीचे गिर गई। पहले तो जय उसे ढूंढने की कोशिश करता है, मगर जब उसे बॉडी कहीं नहीं मिलती, उसे ये लगता है कि नीचे गिरकर वो पानी में बह गई होगी। उसे ये डर भी था कि पुलिस इन्वॉल्व हुई तो कायला की जिंदगी खराब हो सकती है, तो वो कायला को लेकर चुपचाप वहां से निकल लेता है। जब वो रेबेका से मिलता है, तब दोनों बाप बेटी ही काफी ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे। कायला की तो काफी बुरी हालत थी। फिर जब कायला रेबेका को खुलकर सब कुछ बताती है, वो बिल्कुल घबरा जाती है। पेशे से वो खुद भी एक लॉयर थी, तो उसे पता था कि ये सेकेंड डिग्री हत्या के अंडर आ सकता है, क्योंकि कायला के हिसाब से उन दोनों में बहस हो रही थी। रेबेका को ये आशा भी थी कि ब्रिटनी जिंदा हो सकती है, मगर जय उसे बताता है कि ये मुमकिन नहीं है। जय बस अपनी 15 साल की बेटी को बचाना चाह रहा था, इसीलिए उसे कायला के आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। वो रेबेका को भी सब कुछ भूलकर इसे छुपाने के लिए मना लेता है और रेबेका कायला के कपड़ों को जला देती है, जो एविडेंस बन सकता था। रेबेका को सोते हुए ब्रिटनी की लाश के सपने आ रहे थे और वहीं कायला बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये बात रेबेका को काफी अजीब लग रही थी। वहीं जय अभी भी एक ही बात पर अड़े हुए था। इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसे देख कायला एकदम बौखला जाती है, अपने ही पापा पर चिल्ला देती है और जोर जोर से चीखने लगती है। उफ, ये वहाँ के बच्चे भी ना, इंडिया में होते तो अब तक कमर सही कर देते यहाँ के पेरेंट्स। एनीवे, कायला की बदतमीजी जैसे भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे चुप करा के धक्का वगैरह मार के सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेबेका के घर ब्रिटनी के पापा सैम आते हैं, जिसे लगा कि कायला और ब्रिटनी साथ ही होंगे, मगर रेबेका उसे झूठ बोल देती है कि कायला की तबीयत खराब है और ब्रिटनी उसके साथ नहीं थी। जाने से पहले सैम कायला से एक बार बात करना चाहता था, मगर इस पर भी रेबेका ये कहकर झूठ बोल देती है कि कायला घर पर नहीं है। सैम के वहां से जाते ही रेबेका बिल्कुल टूट सी जाती है और रोने लगती है। सैम उसे काफी बार कॉल भी करता है, मगर वो बार बार उसे इग्नोर करती है। बाद में वो कायला से कहती है कि उसे सैम को कॉल करके एटलीस्ट उससे बात करनी चाहिए थी और ये क्लियर करना चाहिए कि ब्रिटनी उसके साथ नहीं थी, मगर हमारी स्टूपिड कायला उससे बिल्कुल इग्नोर करती है। जब जय वापस आता है, तब रेबेका उसे सैम के बारे में बताती है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और उसके और ब्रिटनी की उतनी बनती भी नहीं थी आपस में। उस दिन भी उन दोनों में अनबन हुई थी। जय और कायला एक जैसे थे, दोनों ही मुसीबत से दूर भागना पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ रेबेका स्ट्रॉन्ग थी और हर परिस्थिति का सामना करती थी, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगले दिन रेबेका को सैम वापस रोक लेता है और उसे पिछली रात के कॉल्स को इग्नोर करने के लिए कन्फ्रंट भी करता है, मगर रेबेका बात घुमा देती है। कायला के बारे में पूछने पर वो वापस झूठ बोल देती है कि कायला अब तक नहीं लौटी, मगर तभी घर से बाहर आती है हमारी नादान शैतान कायला और उसे देखते ही सैम गुस्सा करने लगता है कि उसे वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, उसकी बच्ची कहाँ है इत्यादि। सैम और जय के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें जय को चोट लग जाती है
और वो दोनों मिलकर सैम को वहाँ से भगा देते हैं। जाने से पहले सैम भी उनको पुलिस इन्वॉल्व करवाने की धमकी देकर चला जाता है। रेबेका जय के घावों को साफ करती है और अब इन परिस्थितियों के बीच उनका रिश्ता वापस थोड़ा सुधरने लगा था। वो बात कर रहे थे। बातों बातों में जय ये कहता है कि ब्रिटनी के चेहरे पर चोट का निशान था और उसे ये लगता है कि सैम भी उसे थोड़ा बहुत मारता पीटता था, तो वो चाहे तो इन सब के बीच सैम को फंसा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का आदमी था। मगर रेबेका इस सुझाव से नाखुश थी। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए आखिरकार रेबेका ये सब करने के लिए राजी हो जाती है। तो वो अपने फॉर्मर डिटेक्टिव फ्रेंड्स के पास जाकर उन्हें आधी अधूरी कहानी सुनाकर सैम को अब्यूज़र के रूप में पेश करती है और ये डिटेक्टिव्स कहीं ना कहीं मान भी जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कायला और जय को उनके पूल के पास बॉन्ड करते हुए देख पाते हैं। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि कायला अपनी मानसिक स्थिति के चलते खुद को चोट भी पहुँचाने लगी थी। एनीवे, अगले दिन डिटेक्टिव केंजी कायला से कुछ प्रश्न पूछते हैं सैम के बारे में, जिस पर कायला उन्हें ये बताती है कि सैम ब्रिटनी को शारीरिक हानि पहुंचाता था, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। बाद में जय के पूछने पर वो ये मान भी लेती है कि उसने झूठ कहा था। जय और रेबेका दोनों ही काफ़ी परेशान थे और इन सब के बीच में वो अकेले ही एक दूसरे को संभाल भी रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से अपने अतीत के बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर केंजी सैम को कन्फ्रंट करने लगते हैं। वो उस पर ब्रिटनी को पीटने वगैरह का आरोप लगाते हैं और यहाँ तक कि उसके नेशनैलिटी को लेकर ये साबित करने की कोशिश भी करते हैं कि वो खून से ही गर्म मिजाज का है। इस वजह से सैम को सही में काफ़ी गुस्सा आ भी जाता है। दूसरी तरफ ये परिवार और करीब आने लगता है और कायला जय के साथ काफ़ी हंसती खेलती भी नजर आती है। हालांकि इन सब के चलते जय अपने दूसरे पर्सनल रिलेशंस को भी इग्नोर करने लगा था। एनीवे, जय को अपने बैग से ब्रिटनी का पर्स मिलता है जिसमें उसका फ़ोन भी था और वो काफ़ी घबरा जाता है। और सही में अगले ही दिन डिटेक्टिव्स रेबेका को ये बताते हैं कि जय उनका सस्पेक्ट है क्योंकि ब्रिटनी के फ़ोन से सिग्नल आखिरी बार उसी के यहाँ से ट्रेस किया गया है। इन सब से रेबेका भी काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब हमारी कायला इतने टाइट सिचुएशन में भी बाहर घूम रही होती है जब सैम उसे रोक लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है और ये सन की लड़की फिर से चिल्लाकर भाग जाती है। सैम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है और बाहर से उसे काफ़ी टाइम तक बुलाता है और हमें शीशे की दीवारें रखने के साइड इफ़ेक्ट्स को भी दर्शाता है। रेबेका के घर वापस आने पर उसे कायला काफ़ी बुरी हालत में मिलती है। वो सब अब काफ़ी घबराए हुए थे, जिसकी वजह से जय और रेबेका के बीच फिर से बहस हो जाती है। मगर कायला के रोते हुए सीन क्रिएट करने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव्स फिर से उनके घर आकर कायला से पूछताछ करने लगते हैं। उन्होंने ये सो कॉल्ड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकाली थी कि ब्रिटनी ने कायला के एक्स जेरेमी रिचर्ड्स को उससे छीन लिया था, जिसके बाद कायला ने उसे धमकी भरे ईमेल्स भी भेजे थे, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये परिवार अपने पॉइंट्स पर टिके हुए था कि ब्रिटनी के गायब होने में उनका कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात पर डिटेक्टिव ब्रह्मास्त्र के रूप में कायला का इनहेलर निकालते हैं जो उसी जगह से मिला था जहां ब्रिटनी आखिरी बार ट्रेस हुई थी। इस बात पर रेबेका काफ़ी गुस्सा करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि चाहे जो भी क्यों ना हो जाए उसे अपने बच्चे को बचाना था। रात में कायला को सुलाकर रेबेका और जय सैम पर नजर रखने और उसके घर ब्रिटनी के फ़ोन को प्लांट करके उसे फंसाने जाते हैं, जहां सैम उन्हें कन्फ्रंट करता है और हीट ऑफ द मोमेंट में सैम और जय के बीच फिर से हाथापाई हो जाती है, जहां जय सैम को ऑलमोस्ट डुबाकर मारने ही वाला होता है, जिस पर रेबेका उसे रोक लेती है। इस हालत में भी सैम यही कहता है कि उसे पता है कि कायला ने ही ये सब कुछ किया है। वो दोनों उसे छोड़ गाड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं मगर उनके सामने सैम आ जाता है, जिसे रेबेका जानबूझकर ही अपने गाड़ी के नीचे कुचल देती है। जब वो बाहर आते हैं तब भी सैम जिंदा था और उन्हें बार बार मदद के लिए पुकार भी रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। मगर जय एम्बुलेंस बुलाते बुलाते थम जाता है और उनके आंखों के सामने ही सैम अपना दम तोड़ देता है। अब उन दोनों के ही कपड़ों पर किसी के खून के छींटे लगे थे, तो वो अलग होते भी तो कैसे। अब वो वापस साथ आ चुके थे। पूरी रात वो कडल करके ही सोते हैं और सुबह उठकर रेबेका गिल्ट के मारे टूटकर रोने लगती है। मगर कायला आकर उन्हें आई लव यू कहती है तो थोड़ा नॉर्मल होकर रेबेका और जय अपनी गाड़ी से खून साफ करने लगते हैं कि तभी उनके सामने ब्रिटनी आकर खड़ी हो जाती है। हमारी तरह उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ब्रिटनी कहती है कि वो सब उन दोनों का रचाया नाटक था
ताकि ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सके। वो उससे माफ़ी मांगते हुए ये पूछती है कि क्या उसके पिता को कुछ भी पता है। इस पर दोनों ही कोई जवाब नहीं देते। ब्रिटनी को जय के हाथों में खून से लथपथ कपड़ा दिख जाता है, जिसे वो छुपा तो लेता है, मगर उन दोनों के अजीब बर्ताव से वो थोड़ा डर जाती है और घबराते हुए अपने घर वापस चली जाती है। उसके जाते ही जय और रेबेका कायला को कन्फ्रंट करते हैं, जो रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि वो ये सब कुछ काफ़ी पहले ही बता देने वाली थी, मगर उसे लगा कि इस झूठ की वजह से उसका टूटा बिखरा हुआ परिवार वापस से जुड़ने लगा था, इसीलिए वो सच नहीं बोल पाई। रोते हुए वो उन्हें गले से लगा लेती है और उन्हें ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं ना जाए। वो दोनों भी अपने बच्ची को कसकर हक करते हैं और बैकग्राउंड में हमें दरवाज़ा खटखटाने और पुलिस सायरन्स की आवाज़ें भी सुनाई देती है, यानी पुलिस भी उन्हें सैम के हिट एंड रन केस के लिए गिरफ्तार करने आए थे। और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी वैसे तो सिंपल ही थी, मगर इसके अंदर भी कुछ अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स मौजूद है। कायला ने अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के गिल्ट का यूज़ करके उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की ताकि वो दोनों साथ ही रहे, लेकिन ऐसा करते करते उसने इतने खतरनाक झूठ बोले जो अंत तक जानलेवा साबित हुए। यहाँ एक चीज़ हमें दिखाई गई कि माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे उनका अटेंशन पाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं, चाहे उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़ जाए। अंत तक हमें माँ बाप का उनके बच्चों के साथ कोडिपेंडेंट रिश्ता भी देखने को मिलता है। कहानी के हर किरदार ने शुरू से ही एक दूसरे को झूठ ही कहा था। जय और रेबेका भी अलग इसीलिए हुए थे क्योंकि वो एक दूसरे से चीज़ें छिपाते थे। जय अपने नाजायज संबंधों को छिपाते आ रहा था और रेबेका अपनी बेटी के डिप्रेशन और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स को जय से छिपाती रही। कायला के सपोजिटली ब्रिटनी को मारने के बाद भी उन दोनों ने इस सच को बखूबी छिपाया। इतना सब होता ही नहीं अगर वो खुद ही पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देते। वैसे भी ये काइंड ऑफ एक्सीडेंट ही था। शायद कायला भी दबाव में पड़कर सारा सच उगल देती, मगर आदत से मजबूर ये पूरा परिवार ही हर परिस्थिति में झूठ का सहारा लेते रहे। इसीलिए तो इन सब के बाद जब कायला एकदम से नॉर्मल बिहेव करके खुश रहने लग गई, उन्हें तब भी ये समझ नहीं आया कि दाल में कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उन्होंने कायला के एबनॉर्मली नॉर्मल बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक वैसे ही जैसे अब तक नहीं देते आए थे। कायला ने खुद भी झूठ बोलना अपने पेरेंट्स से ही सीखा था, जो इतने कन्वीनियंटली पुलिस को गुमराह करके सैम के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगे रहे। इनफैक्ट पकड़े जाने के बाद भी बार बार सच को झुठलाते रहे। उन्होंने अननेसेसरी बातों में भी झूठ ही कहा। जब सैम कायला से मिलने आया था तब उसे मिलने दे देते तो उसे उतना शक भी नहीं होता, मगर वहाँ भी खामखा झूठ बोला कि कायला घर पर नहीं है। सबसे फनी बात तो ये है कि ये हर झूठ में पकड़े भी गए, मगर फिर भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटते रहे। एज अ रिजल्ट कायला को भी अपने पेरेंट्स से इतना बड़ा झूठ बोलने में कोई पछतावा महसूस ही नहीं हुआ। उसने पुलिस को भी काफ़ी डिटेल्स में सैम के बारे में ये सारा झूठ कहा कि वो ब्रिटनी को मारता पीटता है। ये फैमिली सिंपल चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करके जहाँ रिएक्ट करना होता है वहाँ नॉर्मल रहते हैं। आप जय को ही देख लो, बेटी समान ब्रिटनी फ्लर्ट करे जा रही थी और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे कायला के अगर इंडियन पेरेंट्स होते तो वो भी इतना चिल्लाने की हिम्मत नहीं रखती। वहाँ का उसूल ही ये है, खुद भी बिगड़ो बच्चों को भी बिगाड़ो। एनीवे, इन सब के बीच में ब्रिटनी और सैम की बलि चढ़ गई। सैम की तो लिटरली मौत ही हो गई और ब्रिटनी को अब अकेले ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो अपने बॉयफ्रेंड को पापा से मिलवा कर थोड़ा डांट ही खा लेती। अंत में कायला का परिवार इमोशनली तो एक हो गया, लेकिन अब शायद ज़्यादा दिनों तक फिजिकली साथ न रह पाए, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे और अब हमेशा की तरह झूठ बोलकर शायद ही कुछ फ़ायदा होने वाला था। चाहे उनके भाग्य में जो भी क्यों ना हो, मगर उन्होंने जो गलतियाँ की थी उन्हें भुलाकर उनसे सिंपैथाइज करना भी काफ़ी मुश्किल है। आपको ये कहानी और कायला का परिवार कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।